Good evening, everyone. This is a today's Ayurveda entity classes, and it's a Hindi language. Okay. Um, this is the second chapter called as the communication. We are going to study here. I'm going to share the screen now. Okay. The screen is shared now. This is our PDF नोट्स. ये नोट्स मैंने आपको अवेलेबल करवाई है. अभी एप्लीकेशन में आप इसको डाउनलोड कर सकते हो, इसको प्रिंट निकाल सकते हो. अगर आपके पास ऑलरेडी है तो आप ये खोल के बैठ सकते हो और नोट्स से आप ये भी ध्यान दो कि मैं कौन से चीज को फोकस कर रहा हूँ, किस चीज पे हम लोग अभी आगे जा रहे हैं. ठीक है. सो मैं बाकी लोगों को हाइड कर देता हूँ, मेरा इमेज रहेगा चालू. ठीक है, चलो. सो कम्युनिकेशन इज वन ऑफ द टॉपिक विच इज इन द 8 chapters. इट्स अ सेकंड चैप्टर. इसका मीनिंग, नेचर, कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क हम लोग जानेंगे. व्हाट इज मीन बाय कम्युनिकेशन. द टर्म कम्युनिकेशन इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड, है ना. जो एंड्रागोगी वर्ड था वो ग्रीक से आया था, तो यहाँ पे लैटिन वर्ड से आया है, तो ये भी एक हमको एमसीक्यू मिलता है. उसका मतलब होता है कम्युनिकेयर. कम्युनिकेयर भी एमसीक्यू पूछ सकते हैं. व्हाट इज द लैटिन वर्ड टू कम्युनिकेशन. तो कम्युनिकेयर करके वर्ड जो है वो लैटिन का वर्ड है. इसका मतलब है टू शेयर और टू मेक कॉमन. टीचर और स्टूडेंट में जब इंफॉर्मेशन या नॉलेज सेम हो जाएगा तो वो दोनों जो है वो सेम लेवल पे आ जाएंगे, इसीलिए उसको बोलते हैं टू मेक कॉमन. नेक्स्ट, एकेडमिक डेफिनेशन क्या है. कम्युनिकेशन इज डायनामिक रेसिप्रोकल प्रोसेस in which the individual exchange ideas, information, emotions, attitudes, and the meanings through the symbols in a particular context टू अचीव म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग. दोनों के अंडरस्टैंडिंग से ही ये शेयर ऑफ इंफॉर्मेशन, शेयर ऑफ नॉलेज होता है. अभी हम लोग यहाँ पे देखेंगे बिटवीन द टीचर एंड स्टूडेंट, बिटवीन द क्लिनिकल बेडसाइड्स में कम्युनिकेशन विद द कलीग्स, मतलब पियर्स जिसको बोलते हैं एजुकेशन के लैंग्वेज में, पियर्स, नर्सिंग स्टाफ वगैरह वगैरह. ठीक है. तो इनमें डायनेमिक रेसिप्रोकल प्रोसेस होती है. एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, कौन सी चीज, ये आपको एमसीक्यू पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द इन द डेफिनेशन ऑफ, एकेडमिक डेफिनेशन ऑफ कम्युनिकेशन, किस चीज का एक्सचेंज होता है. तो सबसे पहले आइडिया का होता है ना. उसके बाद होता है इंफॉर्मेशन का, उसके बाद इमोशंस का, उसके बाद एटीट्यूड्स का, और उसके बाद मीनिंग्स का. तो ये 5 चीजें हैं. वन ऑफ द फॉलोइंग और विच ऑफ द इज नॉट, ऐसे क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं. ठीक है. इन एजुकेशन, कम्युनिकेशन is not merely the transmission of information but construction of the shared meaning between the teachers and the learner. तो इसमें कम्युनिकेशन के टाइप है. पहला है प्रोसेस ओरिएंटेड, ऑकर्स कंटिन्यूअस प्रोसेस. तो ये जो होता है वो कंटिन्यूअस प्रोसेस का तरीका होता है. नेक्स्ट है टू वे मतलब इन्वॉल्व सेंडर एंड रिसीवर. दो कम्युनिकेशन इस वे से होना चाहिए. टीचर ने स्टूडेंट से और स्टूडेंट ने टीचर से भी कम्युनिकेशन करना चाहिए. नेक्स्ट है सिंबॉलिक यूज ऑफ वर्बल्स एंड नॉन वर्बल सिंबल्स. तो नॉन वर्बल सिंबल्स में आता है जैसे हम हाथ वाथ हिलाते हैं, डेस्क पे डस्टर वगैरह थपथपाते हैं, आंखें बड़ी करते हैं, तो ये सब चीजें भी आपको उसमें मिल जाएगी नॉन वर्बल क्यूज में. तो उसको बोलते हैं सिंबॉलिक वे ऑफ कम्युनिकेशन. तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है. नॉन वर्बल क्यूज ये इट्स अ सब टाइप ऑफ सिंबॉलिक कम्युनिकेशन. नेक्स्ट है कॉन्टेक्चुअल. कॉन्टेक्चुअल मतलब इन्फ्लुएंस बाय सोशल, कल्चरल एंड सिचुएशनल फैक्टर्स. तो ये भी इंपॉर्टेंट पार्ट है. नेक्स्ट है पर्पसफुल. इट्स अ गोल ओरिएंटेड टाइप. नेक्स्ट है इंटरेक्टिव. इंटरेक्टिव में जो फीडबैक इज इसेंशियल इन द इंटरेक्टिव मेथड. हमारा भी लेक्चर कैसे डिलीवर हुआ, वो डिलीवर होने के बाद आपको उसमें समझ आया नहीं आया, किसमें इंप्रूवमेंट करनी चाहिए, तो द फीडबैक शुड बी द इंटरेक्टिव वे.
इन टीचिंग लर्निंग कैन नॉट ऑकर विदाउट कम्युनिकेशन। तो ये एक सेंटेंस है, ये आपको असर्शन और रीजनिंग में पूछ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस। पहला है सेंडर, तो ये विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस, ऐसा एक क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। पहला है सेंडर, इनिशिएशन ऑफ द मैसेज वो करता है। मैसेज जो कंटेंट या आइडिया होता है, अभी एनटीटी के लेक्चर्स हो गए, ये अपना आइडिया है, ये कंटेंट है। हाँ, तो वो हो गया मैसेज। इनकोडिंग मतलब कन्वर्टिंग आइडिया इनटू द सिंबल। तो मैंने जो मेरी नोट्स थी उसको एक अच्छा पीडीएफ फॉर्म में बनाया, वो आपके सामने मैं इनकोड कर रहा हूँ। चैनल्स, मीडियम स्पीच, इधर मीडियम क्या है, जूम इज अ मीडियम नाउ, और हमारा टू डेज आयुर्वेद एप्लीकेशन इज अ मीडियम नाउ। नेक्स्ट रिसीवर, आप लोग मतलब आप लेक्चर सुन रहे हो एज अ स्टूडेंट क्लासरूम में, रिसिपेंट ऑफ द मैसेज। फिर उसके बाद है डिकोडर, डिकोडिंग, इंटरप्रिटेशन ऑफ द मैसेज, आपको जो ज्ञान में दे रहा हूँ वो समझ में आ रहा है एज ए स्टूडेंट, तो वो हो गया डिकोडिंग। फिर उसके बाद में फीडबैक, रिस्पॉन्स ऑफ द रिसीवर, ये भी आपको समझ में आता है। नेक्स्ट नॉइज, एनी बैरियर्स फिजिकल साइकोलॉजिकल एंड सीमेंटिक। तो ये बैरियर्स, एक दो तीन बैरियर्स आपको वहां पे रहेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इफेक्टिव टीचिंग रिक्वायर्स कंट्रोल और ऑल द कंपोनेंट्स। टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन कौन से है, क्लासिफिकेशन ऑफ द कम्युनिकेशन बेस्ड ऑन द मूड। पहला है वर्बल एंड दूसरा है नॉन वर्बल। वर्बल मतलब जो हम बातें करते हैं एक दूसरे के साथ, उसको वर्बल बोलते हैं। और जो इशारों में बताया जाता है, आंख मिचलाना, आंखें बड़े करना, आंख छोटे करना, ऐसा मुंडी हिलाना, ऐसा ऐसा करना, हाँ हाँ हाँ, नहीं नहीं नहीं, तो ये हो गया नॉन वर्बल क्यूज। ठीक है, नेक्स्ट है बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट। पहला है इंट्रापर्सनल, खुद से बात करना। इंटरपर्सनल, एक दूसरे से बात करना। ग्रुप्स, ग्रुप डिस्कशन जिसको बोलते हैं। मास मतलब एक ही आदमी बहुत बड़े, मतलब विवेक बिंद्रा जी अगर या संदीप माहेश्वरी जी बहुत लोगों को, हजार लोगों को कुछ मैसेज दे रहे, तो वो हो गया मास कम्युनिकेशन। उस या जो न्यूज चैनल्स वगैरह है, न्यूज पेपर्स है, तो वो हो गया मास कम्युनिकेशन चैनल। बेस्ड ऑन द कॉन्टेक्स्ट, तो आपको पूछ सकते हैं बेस्ड ऑन द कॉन्टेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ कम्युनिकेशन। तो ये चीजें आपको यहाँ पे ऐसी ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट है बेस्ड ऑन द कॉन्टेक्स्ट, क्लासरूम कम्युनिकेशन, इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन, ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिकेशन। नेक्स्ट है वर्बल कम्युनिकेशन, मीनिंग कम्युनिकेशन यूजिंग द स्पोकन और रिटन लैंग्वेजेस। ये इसका फॉर्म रहता है। दो फॉर्म, पहला है ओरल, लेक्चर्स, डिस्कशन और क्वेश्चनिंग जो रहते हैं वो ओरल के फॉर्म में रहते हैं। रिटन कम्युनिकेशन नोट्स, इंस्ट्रक्शंस, असाइनमेंट्स के रूप में हम लोग जो देते हैं, नोट्स आपको निकालनी है और वो मगअप करनी है। इंस्ट्रक्शंस हम लोग देते हैं, डिफरेंट इंस्ट्रक्शन, एग्जाम के 10 मिनट पहले जाओ, रात को अच्छे से सो जाओ, ये वगैरह। तो ये हो गया एक टाइप ऑफ रिटन कम्युनिकेशन। जैसे एग्जाम का हॉल टिकट है, उसमें लिखे हुए रहते हैं इंस्ट्रक्शन। उसके बाद अक्षता, आवाज कम करो। उसके बाद असाइनमेंट्स, जो असाइनमेंट्स डेली हम लोग देते हैं बच्चों को। असाइनमेंट से याद आया, अभी फिलहाल हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है, अभी उसमें असाइनमेंट नहीं आ रहे। जैसे ही ये चैप्टर खत्म हो जाए या कल शाम से हम लोग इसमें असाइनमेंट डालेंगे। असाइनमेंट्स मतलब ऐसे हम लोग क्वेश्चन डालते हैं। ये एग्जाम्पल है, स्वयं के ऊपर एक क्वेश्चन पूछा गया था। सेंट्रल यूनिवर्सिटी इंटीग्रेट स्वयं कोर्सेस इनटू द CBCS curriculum. Student earn points credits through the online courses while the faculty monitors the process through the LMS analytics. Offline tutorials are conducted to clarify the objects, which the best practice reflects your online learning, blended learning, teacher centered instruction, distance education model. तो ऐसे क्वेश्चंस आपको पूछ सकते हैं। इसको सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन रहते हैं। बाद में ये जो है वो सीक्वेंस बेस्ड क्वेश्चंस हैं। ओके, तो these are some of the examples of communication. नेक्स्ट, कैरेक्टरिस्टिक कैसे रहते हैं कम्युनिकेशन के। ये स्ट्रक्चर्ड होता है, रूल गवर्नड होता है, एब्स्ट्रैक्ट एब्स्ट्रैक्ट पार्ट रहता है, मतलब कम शब्दों में लिखा रहता है। रिक्वायर्स लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंसी, लैंग्वेज अच्छी होनी चाहिए, इंग्लिश हिंदी मराठी जो भी है आपकी वो एकदम परफेक्ट चाहिए। ये कैरेक्टरिस्टिक होते हैं वर्बल कम्युनिकेशन के। जो आप बोलते हो वो अच्छा सेंटेंस फ्रेम वाला स्ट्रक्चर उसका होना चाहिए, है ना। उसके बाद मेरिट्स क्या है, प्रिसाइज, आप जो भी बोलते हो प्रिसाइज बोलते हो। इफिशिएंट ऑफ कॉम्प्लेक्स, फॉर कॉम्प्लेक्स,
कॉम्प्लेक्स आइडिया अगर आपको सिंप्लीफाई करके बताने हैं तो आप वर्बली बता पाओगे, लिख के वो आइडियाज अच्छे से नहीं बता पाओगे। सुटेबल फॉर एकेडमिक इंस्ट्रक्शंस। नेक्स्ट लिमिटेशंस क्या है, लैंग्वेज बैरियर्स, अगर आपकी लैंग्वेज अच्छी नहीं है, अगर आपको इंग्लिश नहीं आती अच्छे, तो आप कम्युनिकेट नहीं कर पाओगे। ओवर वर्बलाइजेशन मतलब एक ही वर्ड बार बार इस्तेमाल करना, ये भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट लिमिटेशंस पाया जाता है। मिस इंटरप्रिटेशन, बहुत बार ऐसा रहता है कि माउथ टू माउथ जैसे अफवाहें होती है, तो ये एक मिस इंटरप्रिटेशन अफवाह में बहुत पाया जाता है। इसने वो बताया था मगर उसका प्रूफ क्या है, कुछ नहीं, उसने बताया था। ठीक है। नेक्स्ट नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, मीनिंग कम्युनिकेशन विदाउट द वर्ड्स यूजिंग द बॉडी लैंग्वेज, फेशियल एक्सप्रेशंस, गेस्चर्स, पोस्चर्स, आई कॉन्टेक्ट एंड पैरा लैंग्वेजेस। तो अभी हम लोग ये गूगल करेंगे, व्हाट इज द मीन बाय पैरा languages. What is the mean by paralanguages? Refers to the non-verbal communication of speech that modifies the meaning, convey emotions, and add a new nuance to the spoken word. It focuses on how the word it says rather than what it include the vocal quality, pitch, volume, tone. ऐसा पिच मतलब जो हाई और लो वॉल्यूम जो करते हैं, फास्ट, लाउडर, सॉफ्टर टोन, जैसे आप सनी देओल की मूवी देखे तो उनका पिच जो हाई रहता है। नॉन फ्लुएंसी फीचर्स, ये हो गया नॉन वर्बल क्यूज। ऊ ओ शिट, तो ये सब ऐसे उसमें आ जाते हैं। इसको नॉन लिंग्विस्टिक साउंड्स कौन से होते हैं, विस्लिंग, विस्लिंग ऐसा, विस्लिंग हो जो है, ग्रोनिंग और लाफ, हंसना, तो ये हो जाता है पैरालैंग्वेजेस। तो ये भी आपको पूछ सकते हैं। पैरालैंग्वेजेस इज द पार्ट ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। कंपोनेंट्स कहते हैं काइनेसिक्स, बॉडी मूवमेंट्स, प्रोएक्सेनिक्स, use of spaces, oculesics, eye contacts, paralanguages, tone, pitches, space, chronemics, use of time, chronology समझो, ऐसा हम बोलते हैं तो chronology means use of time। एजुकेशनल सिग्निफिकेंस में reinforces verbal messages, express emotions, builds teacher credibility, influences classroom climate, ये सब चीजें हमें देखने को मिलती हैं। रिसर्च फॉलो shows a large population of a classroom meaning is conveyed non-verbally। बहुत बड़ा क्लासरूम हो तो वहां पे कौन सी मेथड काम में आएगी, नॉन वर्बल, वर्बल मेथड ज्यादा काम में नहीं आएंगी। रिलेशनशिप टेबल है वो हम लोग देखेंगे। वर्बल में कन्वेज कंटेंट, यहाँ पे इमोशंस कन्वे होते हैं नॉन वर्बल में। इट्स ए कॉन्शियस ऑफन अनकॉन्शियस। फॉर्मल वे होता है वर्बल, तो इनफॉर्मल वे होता है नॉन इनफॉर्मल होता है नॉन वर्बल। कॉग्निटिव होता है तो ये अफेक्टिव होता है। ठीक है, तो ये चीजें एमसीक्यू में आपको मैच द पेयर्स में आपको आ सकती है। मैच द पेयर्स को हम लोग एमपी देखेंगे। नेक्स्ट, इफेक्टिव टीचिंग रिक्वायर्स कॉन्ग्रुएंस बिटवीन द वर्बल एंड नॉन वर्बल। दोनों का जो सही से इस्तेमाल करता है वो अच्छा टीचर आगे जाके बन सकता है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन, पहला तो क्लैरिटी होना चाहिए, जो आप मैसेज देते हो क्लियर होना चाहिए। एम्बिग्यूअस मतलब उसमें निशंक होना चाहिए, उसमें कोई शंका उत्पन्न नहीं होनी चाहिए, तो उसको एम्बिग्यूअस, अनएम्बिग्यूअस ऐसा बोला जाता है। नेक्स्ट, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन में सेकंड पॉइंट है कॉन्सियसनेस, कंसाइजनेस, अवॉइड अननेसेसरी इंफॉर्मेशन। एक ही चीज बार बार दोहरा रहे हैं या लेंदी लेंदी एक्सप्लेनेशन चाले हो, ऐसा नहीं है। कंसाइज वो आपका जो बोलना है वो होना चाहिए। आदमी के पास 2 या 3 मिनट ही है और आप पूरा आधा घंटे का स्टोरी सुनेंगे तो नहीं चलेगा आपको। जैसे आप मूवी, पूरा मूवी थोड़ी ना बताते किसी को, उसका ट्रेलर बताते वो 2-2.5 मिनट का रहता है, तो ऐसा कंसाइज इंफॉर्मेशन आपने देना चाहिए। दूसरा है करेक्टनेस, एक्यूरेसी इन द कंटेंट एंड लैंग्वेज, तो ये एक्यूरेसी होनी चाहिए कंटेंट में ताकि मिस्टेक्स कैरी फॉरवर्ड ना हो जाए। उसके बाद कंप्लीटनेस होना चाहिए, मैसेज शुड बी एडेक्वेट, कंप्लीट मैसेज होना है, इनकम्प्लीट मैसेज नहीं होना चाहिए। वो घर गया और बाद में आया ही नहीं, तो ये बीच में जो पॉज था वो बहुत ज्यादा शंका इस्तेमाल पैदा करता है। वो घर गया, बीच में रुक गया और वो आया ही नहीं, वो घर गया मगर आया ही नहीं, ये सेंटेंस पूरा होना चाहिए। नेक्स्ट, कोहेरेंस, लॉजिकल फ्लो उसमें होना चाहिए। देयर शुड बी द लॉजिकल को, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोहेरेंस, ये भी आपको पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है कंसीडरेशन, लर्नर सेंटर्ड होना चाहिए। आपको किसको फोकस लेके आप कम्युनिकेट कर रहे हो, तो स्टूडेंट को, तो वो लर्नर सेंटर्ड होना चाहिए आपका कम्युनिकेशन। फीडबैक ओरिएंटेड, इंश्योर्स अंडरस्टैंडिंग, फीडबैक
स्टूडेंट से लेना है कि जो भी हम लोग आपसे आपको पढ़ा रहे वो समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा। एम्पैथी में इमोशनल इंसेंसिटिविटी यहाँ पे होनी चाहिए। दीज आर द इसेंशियल एंटिटी एग्जाम पॉइंट्स। पहला है पर्पज ऑफ कम्युनिकेशन। इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेसेस कम्युनिकेशन एम्स टू ट्रांसमिट द नॉलेज। सेकंड है डेवलप द अंडरस्टैंडिंग। थर्ड है मोटिवेट लर्नर्स। थर्ड है क्लैरिफाई डाउट्स। सॉरी फोर्थ है क्लैरिफाई डाउट्स, इसमें डाउट्स क्लियरिफाई होते हैं। शेप एटीट्यूड्स, एटीट्यूड अच्छा तैयार होता है जो स्टूडेंट है उनका। स्किल्स आगे जाके आपके भी अच्छे बनेंगे और स्टूडेंट के भी अच्छे बनेंगे। नेक्स्ट है मेंटेन्स डिसिप्लिन। देन बिल्ड्स टीचर स्टूडेंट रेपो, टीचर स्टूडेंट का एक रिलेशन अच्छा डेवलप हो जाएगा। फिर फैसिलिटेट इवेल्युएशन, इवेल्युएशन आपको अच्छा आप कर पाओगे। एंकरेजेस रिफ्लेक्शन, इससे अच्छा एक आउटपुट आएगा, उससे फ्यूचर आपका अच्छा बनेगा, आपके स्टूडेंट का भी। नेक्स्ट है कम्युनिकेशन इज द इंस्ट्रक्शनल मोटिवेशनल एंड डेवलपमेंटल। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कम्युनिकेशन इंस्ट्रक्शनल मोटिवेशन एंड डेवलपमेंट। तो ये कैरेक्टरिस्टिक भी आपको देखने को मिलते हैं इन नटशेल। नेक्स्ट इफेक्टिव क्लासरूम कम्युनिकेशन इन क्लासरूम। तो सबसे पहले इसका मीनिंग देखते हैं। कम्युनिकेशन रेफर्स टू द प्लान, वो एक प्लान होना चाहिए आपके पास, पूरा लेसन का प्लान होता है, एकेडमिक प्लान होता है। पर्पसफुल इंटरेक्शन बिटवीन द टीचर एंड लर्नर टू फैसिलिटेट द लर्निंग। टीचर्स टू वे, डेमोक्रेटिक, रिस्पेक्टफुल, इंक्लूसिव, फीडबैक रिच। तो ये सब चीजें यहाँ पे आपको देखने को मिलती हैं। टीचर्स रोल इन क्लासरूम कम्युनिकेशन। टीचर्स एक्ट एज ए कम्युनिकेटर, फैसिलिटेटर, मोटिवेटर, काउंसलर एंड लीडर। लीडर वो खुद एज अ लीडिंग रोल में आता है और मोटिवेट करता है बच्चों को। तो एज ये सब रोल्स है टीचर्स के। इफेक्टिव टीचर लिसन एज मच एज दे स्पीक। जितना आप सुनोगे बच्चों का उतना उनके लिए अच्छा आपको पढ़ाना इजी होता है। नेक्स्ट बैरियर कौन से पहला है तो फिजिकल बैरियर, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा था लास्ट ईयर। फिजिकल बैरियर में कौन से आते हैं? नॉइस, पुअर सिटिंग, लार्ज क्लासरूम साइज। तो साइकोलॉजिकल बैरियर रहते हैं फियर, एंजाइटी, लैक ऑफ मोटिवेशन। इसका क्वेश्चन का आंसर एनटीटी 2025 में जो है वो उन्होंने पहले गलत दिया था, फिर उसका करेक्ट करके बराबर आंसर आया था, है ना। सीमेंटिक बैरियर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सीमेंटिक बैरियर समझ में नहीं आता, व्हाट इज द सीमेंटिक बैरियर? जागरन्स, टेक्निकल जार्गन्स होते हैं या डिफिकल्ट लैंग्वेज होती है, वो इसमें आएंगे। नेक्स्ट कल्चरल बैरियर्स में डिफरेंट वैल्यूज, लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी, लैंग्वेज डाइवर्सिटी, हिंदी, मराठी, अंग्रेजी, तमिल, तेलुगु। तो ये वो मराठी आदमी को तमिल नहीं समझ आएगी, तमिल आदमी को मराठी नहीं समझ में आएगी। तो ये होता है कल्चरल बैरियर्स। उसके बाद आता है स्ट्रेटेजी फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ क्लासरूम कम्युनिकेशन। यूज सिंपल लैंग्वेज, जो भी आपको बोलना है एकदम सिंपल, सबको समझ में आए। आप ऐसा मत समझो कि सारे होशियार बंदे आपके स्टूडेंट्स हैं और वो सब चीजें समझ लेंगे। आप ऐसा सोचो कि एकदम लो आईक्यू वाला भी स्टूडेंट्स है, उसको मैं समझाऊंगा तो समझ में आना चाहिए। ऐसे आपके उसके एफर्ट चाहिए। उसके बाद आस्क ओपन एंडेड क्वेश्चंस, आप उनको ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछते जाओ। आपने खाना है, खाया है क्या? आपने ये पढ़ाई की है क्या? आपने सेकंड चैप्टर अच्छे से उसके नोट्स पढ़े हैं क्या? तो ये हो गए ओपन एंडेड क्वेश्चन। उसके बाद एनकरेज स्टूडेंट पार्टिसिपेशन। उसके बाद यूज ऑफ टेक्निकल एड्स, प्रोवाइड टाइमली फीडबैक। उसके बाद मेंटेन आई कांटेक्ट, यूज ऑफ पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट। तो ये चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। उसके बाद है इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन। मीनिंग ऑफ इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन। Intercultural communication occurs when the individuals from different cultural background interact and attempt to share meaning, है ना। तो ये सब चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या है? कल्चरल डाइवर्सिटी, वैल्यू डिफरेंशिएशन। अलग अलग यूनिवर्सिटी के आप साथ एक्सचेंज करोगे तो कल्चरल डाइवर्सिटी आपको पता चलेगी। वैल्यू के डिफरेंशिएशन पॉइंट पता चलेंगे, लैंग्वेज में वेरिएशंस कौन थे वो पता चलेंगे। उसके साथ साथ नॉन वर्बल डिफरेंशिएशन भी आपको पता चलेंगे। एजुकेशन इंपॉर्टेंस में इन डाइवर्स क्लासरूम्स टीचर मस्ट बी कल्चरली सेंसिटिव वन, अवॉइड स्टीरियोटाइप्स, encourages इंक्लूसिविटी, रिस्पेक्ट लैंग्वेजिस्टिक डाइवर्सिटी। तो ये चीजें आपको देखने को मिलेगी। उसके साथ है स्ट्रेटेजी फॉर इफेक्टिव इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन। पहला है कल्चर की, एक दूसरे के कल्चर की दूसरे कल्चर्स को अवेयरनेस करके देना। एम्पैथी शुड बी देयर, इंक्लूसिव लैंग्वेज शुड बी देयर एंड रिस्पेक्ट फॉर द डाइवर्सिटी सबकी होनी चाहिए।
एडेप्टेशन ऑफ टीचिंग मेथड, डिफरेंट डिफरेंट टीचिंग मेथड्स, कभी रोल प्ले हो गया, कभी ग्रुप डिस्कशन हो गया, तो ये सारी चीजें आपको उनको एक्सप्लेन करनी है। नेक्स्ट है ग्रुप कम्युनिकेशन। मीनिंग ऑफ ग्रुप कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन अमंग थ्री और मोर इंडिविजुअल्स इंटरेक्टिंग टू अचीव कॉमन एजुकेशनल गोल्स। तो ये ग्रुप कम्युनिकेशंस का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट आपको पता चलता है। फॉर्म्स इन एजुकेशन, सबसे पहले ग्रुप डिस्कशन, उसके बाद सेमिनार, उसके बाद वर्कशॉप, उसके बाद कोलैबोरेटिव लर्निंग, उसके बाद कोऑपरेटिव लर्निंग। तो ये सब चीजें यहाँ पे देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट, ग्रुप डिस्कशन आपको पता होगा, 10 बच्चे हैं एक साथ पढ़ाई कर रहे हैं तो वो ग्रुप डिस्कशन करके पढ़ाई करेंगे। उसके बाद सेमिनार्स, सेमिनार्स में भी वही आपका 50 लोगों का सेमिनार रहेगा और वो आप इस्तेमाल करेंगे कुछ वर्ड्स का, तो आपसे सलाह मशवरा करेंगे वगैरह से। और कोलैबोरेटिव लर्निंग में एक साथ एक ही टॉपिक सब लोग पढ़ेंगे उसको डिवाइड करके। कोऑपरेटिव लर्निंग मतलब एक प्रोजेक्ट है उस पर सब लोग कोऑपरेटिवली काम करेंगे। नेक्स्ट आता है एजुकेशनल वैल्यूज, प्रमोट स्किल्स एंड प्रमोट सोशल स्किल। उसमें एजुकेशन वैल्यू आप करते हो। उसके बाद एनकरेजेस पीयर लर्निंग। पीयर लर्निंग में क्या होता है कि सोशल वैल्यूज वो स्टूडेंट में इमोशनल क्वेश्चन जो है उसका डेवलप होता है। वो फ्रेंड्स के साथ शेयरिंग करता है इंफॉर्मेशन की और उससे उसका लर्निंग इंप्रूव होता है। डेवलप लीडरशिप, जो भी बच्चे लीडरशिप क्वालिटी पजेस करते हैं उनको आगे जाने की जो प्रोत्साहन है वो एजुकेशन से ही मिलती है। और वो एजुकेशन वैल्यूज हमें कम्युनिकेशन स्किल से ही आगे इसमें देख सकते हैं। एनहांसेस क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग हम वहाँ पे डेवलप कर पाते हैं। टीचर्स रोल इन ग्रुप कम्युनिकेशन, ही इज फैसिलिटेटर वन मॉडरेटर, वो मॉडरेट करता है, ऑब्जर्व करता है और अच्छा प्रोवाइड देता है कि तुम्हारा ग्रुप अच्छा काम कर रहा है नहीं कर रहा है, उसमें इंप्रूवमेंट की जरूरत है वगैरह। कुछ पॉइंट्स है इनकी थी रिगार्डिंग कम्युनिकेशन इज टू वे प्रोसेस। तो ये भी क्वेश्चन एमसीक्यू में पूछा जा सकता है असेसर रीजनिंग के लिए। नेक्स्ट है टीचिंग इज इम्पॉसिबल विदाउट कम्युनिकेशन। अगर कम्युनिकेशन नहीं है तो टीचिंग आप नहीं कर सकते। नेक्स्ट, नॉन वर्बल क्यूज ऑफन डोमिनेट क्लासरूम मीनिंग। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। फीडबैक इज द की टू इफेक्टिव क्लासरूम। देन क्लासरूम कम्युनिकेशन मस्ट बी डेमोक्रेटिक। ऐसा नहीं कि एक ही मॉनिटर बना दिया किसी को आपने और वही सब भी कर रहा है। सब जो स्टूडेंट है उनका एक साथ उसमें इंगेजमेंट चाहिए, एक साथ उन्होंने सामने आके आपसे पढ़ जो शिक्षा है वो प्राप्त करनी चाहिए। तो डेमोक्रेटिक। उसके बाद कल्चरल सेंसिटिविटी इज इसेंशियल फॉर इन मॉडर्न क्लासरूम्स। तो कल्चरल सेंसिटिविटी आपकी वहाँ पे होनी चाहिए। बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन, मीनिंग ऑफ बैरियर टू कम्युनिकेशन इसमें देखेंगे। पहला है मिसअंडरस्टैंडिंग, अफवाहें जो होती है, एक हर चीज को गलत समझ लिया उसकी वजह से। उसके बाद होता है पुअर लर्निंग आउटकम्स। उसके बाद होता है स्टूडेंट इन पीस एंगेजमेंट। अगर कम्युनिकेशन अच्छा नहीं है तो स्टूडेंट आपके साथ कनेक्ट नहीं हो पाते। क्लासरूम के कॉन्फ्लिक्ट्स, क्लासरूम में झगड़े हो सकते हैं। मेजर टाइप्स ऑफ बैरियर्स हैं। पहला फिजिकल बैरियर्स, अगर एक्सटर्नल फिजिकल एनवायरनमेंट, पहला है नॉइज, ट्रैफिक है, क्राउड है, कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, इक्विपमेंट एक दूसरे से आवाज कर रहे हैं, तो उसकी वजह से जो नॉइज होता है वो एक फिजिकल एनवायरमेंटल बैरियर के अंदर आता है। पुअर क्लासरूम एकॉस्टिक, क्लासरूम ऐसी बनी है कि आवाज ऐसा घूम रहा है और घूमने की वजह से सुना ही नहीं दे रहा है कि क्या चल रहा है। इनएडिक्वेट सीटिंग अरेंजमेंट, सीटिंग अरेंजमेंट अच्छी नहीं है। आप एकदम सामने बैठे हो, पीछे 15 मीटर 20 मीटर आगे आपके कोई स्टूडेंट बैठा तो उसको आपकी आवाज आएगी नहीं। तो अच्छी सीटिंग अरेंजमेंट भी होनी चाहिए। इज वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ फिजिकल और एनवायरमेंटल बैरियर। उसके बाद है इनएडिक्वेट सीटिंग अरेंजमेंट, फॉल्टी माइक्रोफोन्स एंड प्रोजेक्टर। प्रोजेक्टर भी अगर अच्छे नहीं है तो आप
प्रोजेक्टर छोटा सा है, स्क्रीन छोटी सी, और बच्चे बैठे हैं 1000 या 200, तो उससे फिर वो ज्ञान नहीं प्राप्त कर पाएंगे। पुअर लाइटिंग और द वेंटिलेशन, ये दोनों चीजें उसमें आपको देखने को मिलती है। नेक्स्ट आता है एजुकेशन इम्पैक्ट, लॉस ऑफ अटेंशन। अगर एजुकेशनल ये सब ऊपर वाली चीजें जो है हमने जो देखी फिजिकल, उससे क्या होता है, स्टूडेंट का अटेंशन नहीं वहाँ पे मेंटेन रहता। उसके साथ साथ उनका मैसेज जो जाना चाहिए वो बराबर नहीं जाता। उसके बाद कॉग्निटिव फटीग में आ जाता है। कॉग्निटिव फटीग मतलब सीखने की इच्छा ही नहीं वहाँ होती, वो थक जाते हैं, है ना। चरक संहिता के मीमांसा के 8वें अध्याय में जो बताया गया अध्ययन विधि, तो उसमें अ, अति अध्ययन भी क्षय का कारण बताया गया। तो ये फटीग भी वहां पे देखने को मिलता है, अगर ये जो बैरियर है फिजिकल बैरियर वहां पे रहता है तो। नेक्स्ट है साइको फिजियोलॉजिकल बैरियर। फिजियोलॉजिकल बैरियर दोनों के बीच में हो सकता है, सेंडर और रिसीवर के। तो पहला है उसमें कुछ सुनने में दिक्कत हो, दूसरे उसको कुछ स्टिमरिंग लाइक स्पीच डिसऑर्डर, जैसे रानी मुखर्जी का एक मूवी आया था, उसमें वो टीचर रहती है, वो स्टिमरिंग करती है, मतलब हकलाती है, तो उसकी वजह से उसको उसका जॉब और वो सब टीचर के प्रोफेशन का है। तो ये दोनों में नहीं होना चाहिए, टीचर में भी नहीं होना चाहिए और स्टूडेंट में भी नहीं होना चाहिए, ताकि कम्युनिकेशन अच्छा हो। पुअर आईसाइट, किसी को दूर का दिखता ही नहीं है तो वो पढ़ नहीं पाएगा ब्लैक बोर्ड व्हाइट बोर्ड या प्रेजेंटेशन में क्या लिखा है। इलनेस और फटिग, अगर बीमार है तो एज रिलेटेड, अगर 60 साल से ज्यादा उम्र है तो नया इन्फॉर्मेशन ग्रैब नहीं होता जल्दी, तो इसलिए भी एज रिलेटेड लिमिटेशंस यहाँ पे आ जाती है। एजुकेशनल इम्पैक्ट क्या है, पार्शियल रिसेप्शन ऑफ द नॉलेज, अगर ये सब फैक्टर्स है तो नॉलेज पार्शियली आपको मिलेगा एज ए स्टूडेंट। रिड्यूस पार्टिसिपेशन, पार्टिसिपेशन जो है वो स्टूडेंट का कम होते जाएगा। लर्निंग इनइक्वलिटी, सबको सही सही से ज्ञान नहीं मिलेगा। दूसरा तीसरा है साइकोलॉजिकल बैरियर, बैरियर अराइजिंग फ्रॉम मेंटल इमोशनल एंड एटीट्यूडल स्टेज। तो पहला है स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी, दूसरा है स्ट्रेस, तीसरा है लो सेल्फ स्टीम, चौथा है प्रीडिस्टाइज एंड स्टीरियोटाइप्स, उसके बाद है ईगो एंड डिफेंसिवनेस। तो ये जो इमोशनल पैटर्न्स अलग 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 होते हैं, ईगो हो गया, लैक ऑफ मोटिवेशन हो गया। मोटिवेशन मतलब उसमें अभिमान की कमी है, स्वाभिमान की कमी है, वो स्वयं पूर्ण है ही नहीं, प्रेरित ही नहीं है, उसको पढ़ाई ही नहीं करना। उसको आप घोड़े को पानी दिखा सकते हो, पिला तो नहीं सकते ना। तो वैसी ही बात होगी। एजुकेशनल इम्पैक्ट में सिलेक्टिव लिसनिंग, इसका इससे क्या होता है, वो जितना सुनना है, जितना उनको पसंद है उतना ही सुनते। कुछ कुछ स्टूडेंट्स को स्पोर्ट्स में अच्छा रहते तो वो खाली स्पोर्ट क्या देखते, बाकी कुछ कोई चीज देखते ही नहीं। उसके बाद रेजिस्टेंट टू न्यू आइडियाज, तो न्यू आइडियाज हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है निगेटिव फीडबैक लूप। निगेटिव फीडबैक लूप जो है, एक ही चीज को वो एक ही निगेटिव चीज में फंस जाते हैं, और उनको अगर आप थोड़ा सा डिस्ट्रॉट करो या उनको चिढ़ाओ तो वो जल्दी बुरा मान जाते हैं, और वो निगेटिव साइकोलॉजी में अडेप्ट के रहते हैं। साइकोलॉजिकल बैरियर्स आर द मोस्ट पावरफुल एंड द लीस्ट विजिबल इन द क्लासरूम। तो ये एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको हमेशा पूछने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो कौन सा बैरियर है, साइकोलॉजिकल इज द मोस्ट पावरफुल एंड द लीस्ट विजिबल इन द क्लासरूम। तो ये कुछ आपको पूछा जा सकता है एज ए एमसीक्यू इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, semantic or language barriers, barriers arising from the differences in the meaning language using। तो कुछ कुछ जगह पे किसी चीज का मीनिंग अलग अलग होता है, उसको बोलते हैं टेक्निकल जार्गन्स, एब्स्ट्रैक्ट टर्मिनोलॉजी, और टर्मिनोलॉजी अलग अलग होती है। उसके बाद एम्बिग्यूअस वर्ड, शासंक वर्ड, एक ही वर्ड के 3 मीनिंग होते हैं, फिर उसमें कौन सा मीनिंग लेना है। उसके बाद डिफरेंसेस इन मीडियम एंड ऑफ इंस्ट्रक्शन, इंग्लिश में अलग मीनिंग है, हिंदी में अलग है, मराठी में अलग है, ऐसा। उसके बाद पुअर वोकेबलरी, उसको पता ही नहीं है कि उसके वोकेबलरी में वो वर्ड है और उसका मीनिंग क्या है। एजुकेशनल इम्पैक्ट में कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, रोट लर्निंग इंस्टेड ऑफ अंडरस्टैंडिंग, रोट लर्निंग मतलब रट्टा मारना, इसकी वजह से भी वहां पे दिक्कत आती है। नेक्स्ट है कल्चरल बैरियर, कल्चरल बैरियर्स में मीनिंग arise from different cultural values, disbelief, norms and social practices। जेंडर बायसेस मतलब मेल और फीमेल में कुछ चीजें जो है वो थोड़े डिफरेंट रहती है, तो वो एक आता है। कास्ट एंड क्लास डिफरेंसेस, सोशियो इकोनॉमिकल क्लासेस रहते हैं, अपर मिडल लोअर, उसमें जो अलग अलग बैरियर्स रहते हैं वो। उसके बाद इथनिकल लैंग्विस्टिक
डाइवर्सिटी एंड वैल्यू कॉन्फ्लिक्ट। इसका इम्पैक्ट क्या होता है? एलियनाइजेशन ऑफ द लर्नर। एलियनाइजेशन मतलब उनको थोड़ा अलग ही लगता है वो जो टॉपिक है वो। उसके बाद अनइक्वल फॉर पार्टिसिपेशन, कल्चरल मिस इंटरप्रिटेशन होता है। उसके बाद सोशल बैरियर्स में बैरियर्स ड्यू टू द सोशल डिस्टेंसेस एंड पावर रिलेशंस। एग्जाम्पल्स है टीचर ऑथराइजेशन, टीचर, अभी 10 मिनट बचे। टीचर ऑथोरिटेरियन, ऑथोरेट ऑथोरिटेरियन, सॉरी, ऑथोरो ऑथोरिटेरियरिज्म, मतलब टीचर जो अथॉरिटी लेता है उसमें दिक्कत होना। ऐसा इसका मतलब क्या है कि अगर बहुत ज्यादा डिस्टेंस है लर्निंग में, तो उसकी जो अथॉरिटी टीचर लेता है एज अ लीडर, तो उसमें कमी वहां पे आपको देखने को मिलती है। स्टेटस कॉन्शियसनेस, स्टेटस कॉन्शियसनेस मतलब अपना खुद का जो स्वाभिमान है उसको थोड़ा सा बीच में लेके आके पढ़ाई में ध्यान नहीं देते बच्चे वो। फिर आप क्वेश्चनिंग ऑथोरिटी, जो क्वेश्चन पूछते हैं उसके बारे में थोड़ा सा कॉन्शियस होके डर जाते बच्चे, तो इसलिए वो पढ़ाई बीच में ही छोड़ देते या करते नहीं ऐसा। फिर जो उसमें उसके बाद आता है एजुकेशनल इम्पैक्ट, सप्रेस स्टूडेंट वॉइस, तो स्टूडेंट का वॉइस आप जो है वो सप्रेस करना। उसके बाद लैक ऑफ डायलॉग, बातें नहीं करना या बातें कम करना। तो अभी यहाँ पे हम लोग रुकते हैं, आगे का चैप्टर बहुत ही जल्द कंटिन्यू करेंगे। हम मेरे ख्याल से कल या कल परसों तो मैं बिजी हूँ, 13 14 14 तारीख को आपके लेक्चर कंटिन्यू होंगे। ठीक है, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ योर होस्ट डॉक्टर हितेश्वर लोनारे। आई थिंक देयर आर द 9 स्टूडेंट। एनी क्वेश्चंस फ्रॉम द स्टूडेंट्स? एनी क्वेश्चंस? एनी क्वेश्चंस? हेलो? ठीक है, सो आई एम गोइंग टू एंड द मीटिंग नाउ। Thank you. Signing off, your host, Dr. Hiteshwar Lonare, and this is a NTT online classes by today's Ayurveda.